हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेकंड चैप्टर के फोर्थ पार्ट के बारे में। 3 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। 5 इयर्स प्लानिंग इन इंडिया के फोर्थ पार्ट में हम अपने रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। चैप्टर को क्लोज करने के बाद संडे को हम लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, एमसीक्यूज कंडक्ट करेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। आई होप अब तक सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग एवरी संडे लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं और उस लाइव सेशन में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, चैप्टर को टॉपिक वाइज रिवाइज करते हैं और एमसीक्यूज कंडक्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का लाइव सेशन हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आगे जितने भी लाइव सेशंस हम कंडक्ट करेंगे उनको ज्वाइन करने के लिए आपने सिर्फ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको भी क्लिक कर देना है, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें या फिर कोई लाइव सेशन कंडक्ट करें तो उसका लिंक, उसका नोटिस आपको मिल जाए और आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकें। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको भी क्लिक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। 5 इयर्स प्लानिंग इन इंडिया के फोर्थ पार्ट में अब हमें अपने रिमेनिंग 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारे पास आता है सक्सेस और अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग। हमने ये देखा था कि इंडिया में आफ्टर प्लानिंग इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए 5 इयर्स प्लान प्रिपेयर किए जाते थे, टारगेट सेट किए जाते थे और उनको अचीव करने के लिए प्रोग्राम्स प्रिपेयर किए जाते थे। अब हमें यह डिस्कस करना है कि इंडिया ने जो 5 इयर्स प्लान लॉन्च किए थे उसका क्या बेनिफिट हुआ, क्या अचीवमेंट्स हुई, और दूसरी तरफ हमें यह भी चेक करना है कि 5 इयर्स प्लानिंग करने के बाद इंडिया कहां पर फेल्यूर रह चुका है, कहां पर बैकवर्ड है, कहां पर उसने अचीवमेंट नहीं की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिया ने कहां पर सक्सीड किया है, कहां पर उसको बेनिफिट्स मिले हैं 5 इयर्स प्लानिंग करने के, इकोनॉमिक प्लानिंग करने के। फर्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए, जिस भी इकोनॉमी की नेशनल इनकम इंक्रीज होती है हम उस इकोनॉमी को डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो ग्रो नहीं कर पा रही थी, इसीलिए बिफोर इंडिपेंडेंस वो अंडर डेवलपिंग कंट्री थी, बैकवर्ड कंट्री थी। लेकिन 5 इयर्स प्लानिंग करने के बाद हमारी इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज होने लगी, इसीलिए अब हम इसको डेवलपिंग इकोनॉमीज में इंक्लूड करते हैं। यहां पर हमें कह रहे हैं इंक्रीज इन नेशनल इनकम क्लियरली इंडिकेट्स दैट द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो इंडिया की नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही थी वो क्लियरली ये शो कर रही थी कि इंडिया की इकोनॉमी अब ग्रो कर रही है। इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको डाटा प्रेजेंट करना होगा, क्योंकि यहां पर डाटा अगर आप प्रेजेंट करोगे तभी आप ये शो कर पाओगे कि इंडिया की इकोनॉमी पहले कहां पर थी और अब कहां पर है, पहले कैसे ग्रो कर रही थी और अब कैसे ग्रो कर रही है। जितनी भी स्टेटमेंट्स, जितनी भी हेडिंग्स हम रीड करेंगे उन सब में डाटा आपको लर्न करना होगा, रिवाइज करना होगा और डाटा के ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। यहां पर हमें कह रहे हैं बिफोर इंडिपेंडेंस या फिर बिफोर प्लानिंग इंडिया की नेशनल इनकम की ग्रोथ कितनी थी, सिर्फ 0.5% पर एनम, जो कि बहुत ही लो थी। लेकिन जब हमने प्लानिंग करनी स्टार्ट की ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान, जब हमने फर्स्ट प्लान लॉन्च किया तभी इसकी ग्रोथ रेट इंक्रीज होके कितनी हो गई, 4.6% पर एनम। ये जंप क्लियरली शो कर रहा है कि इंडिया की नेशनल इनकम ग्रो कर रही थी, इट मींस इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। इसको हम और भी प्रेजेंट कर सकते हैं डाटा की हेल्प से। फर्स्ट ईयर जब हमने प्लानिंग की थी 5 इयर्स की तो ये 4.6 थी, देन कुछ रीजंस के कारण ये डिक्रीज भी हुई है, ये इंक्रीज भी हुई है। इंक्रीज और डिक्रीज इकोनॉमी में चलते रहते हैं। हमें क्लियरली बस ये शो करना है कि बिफोर प्लानिंग, बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी ग्रोथ रेट कुछ भी नहीं थी। हमने फीचर्स में ये डिस्कस किया था कि इंडिया एक स्टेगनेंट इकोनॉमी है, ऐसी इकोनॉमी जिसमें ग्रोथ हो ही नहीं पा रही थी। लेकिन आफ्टर प्लानिंग जो ग्रोथ रेट है वो हमारी इंक्रीज हुई है। ये हमारा फर्स्ट अचीवमेंट था, ये हमारी फर्स्ट सक्सेस थी, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। सेकंड हमारे पास आता है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, पर हेड इनकम।
सो जिस इकोनॉमी की नेशनल इनकम ग्रो करेगी उस इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी। इसको सिंपल वे में हम यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इकोनॉमी में 100 पर्सन्स रहते हैं और वो 100 पर्सन्स 1 लाख इनकम अर्न करते हैं, मतलब पूरी इकोनॉमी की इनकम कितनी है 1 लाख। इन दैट केस पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, यानी पर हेड इनकम कितनी होगी 1 लाख को हम सिंपली डिवाइड कर देंगे 100 पर्सन्स के साथ। इट मीन्स ऑन एन एवरेज हर एक पर्सन कितनी इनकम अर्न कर रहा है 1000 रुपीज। सो अगर किसी इकोनॉमी की नेशनल इनकम ग्रो करेगी तो उसकी पर कैपिटा इनकम भी ग्रो करेगी। इसको हम सिंपल प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर एक इकोनॉमी की नेशनल इनकम इंक्रीज हो चुकी है 1,20,000 और उस इकोनॉमी में अभी भी 100 पर्सन ही रहते हैं, इन दैट केस उसकी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी। सो इट मीन्स जिस इकोनॉमी की नेशनल इनकम इंक्रीज होती है उस इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होती है, पर पर्सन इनकम पर हेड इनकम भी इंक्रीज होती है। सो यही हमें यहां पर कह रहे हैं, पर कैपिटा इनकम मीन्स पर पर्सन इनकम इन आवर नेशन। सो बिफोर प्लानिंग पर कैपिटा इनकम वॉज वेरी लो। सो ये हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था कि बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर प्लानिंग इंडिया में पर पर्सन इनकम यानी पर कैपिटा इनकम कितनी थी 230 रुपीज। ऑन एन एवरेज हर एक पर्सन 230 रुपीज अर्न कर रहा था एवरी ईयर का, पर मंथ नहीं है, ये एवरी ईयर है, पर एनम है, जो कि बहुत ही कम था। इस इनकम में कोई भी पर्सन एट दैट टाइम अपनी नेसेसिटीज भी फुलफिल नहीं कर सकता था। ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान इट शोज एन इंक्रीज ऑफ 2.7% विच इज स्टिल स्लो। जब हमने फर्स्ट ईयर की प्लानिंग की थी तब हमारी पर कैपिटा इनकम 2.7% से इंक्रीज हुई थी, लेकिन अभी भी ये बहुत कम थी। जब तक हम 11th प्लान तक आए तब ये हमारी कितनी हो गई 6%, बट इन 11th प्लान इट ग्रोज अप टू 6% पर एनम। तो इट मीन्स सेकेंड अचीवमेंट क्या थी 5 इयर्स प्लानिंग की, कि हमारी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो रही थी, और पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज होने से गुड्स की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ज्यादा पर्सन्स नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं और उन सभी पर्सन्स को भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम शोज दी availability of goods and services for per head of the total population in our country. So एक कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन है उन सभी पर्सन्स को अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज मिल पा रही हैं, ये हमें शो करता है। अगर हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है इट मीन्स हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट, राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो प्रीवियस टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि इंडिया का मेन मोटिव क्या था, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था इंडिया का प्लानिंग करने का, कि वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करना चाहती हैं, क्योंकि जिस इकोनॉमी में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती हैं उस इकोनॉमी को डेवलप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि सेविंग्स को यूज किया जाता है लेंड करने के लिए, और जिसको लेंड किया जाता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, और ये किसको ग्रो करता है, इकोनॉमी को। सो इट मीन्स सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए, ये एक गवर्नमेंट का इकोनॉमिक प्लान होता है। हमारी भी इंडिया का यही एक इकोनॉमिक प्लान था जिसका कि बेनिफिट मिला। 5 इयर्स प्लानिंग में ये टारगेट रखा गया था कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज की जाए, और वो हुआ भी। सो ये थर्ड अचीवमेंट थी, देयर इज ट्रिमेंडस इंक्रीज इन दिस सेविंग्स। सेविंग्स हमारी इंक्रीज हुई थी, इट वॉज 9.5% इन 1950 टू 1951। 1950 से लेके 1951 तक के पीरियड में हमारी जो सेविंग्स थी वो कितनी थी, सिर्फ 9.5%, लेकिन 11th प्लान तक आते आते ये कितनी हो चुकी है 31.3%। सो जितनी भी नेशनल इनकम हम अर्न करते हैं, जितनी भी हमारी इकोनॉमी की नेशनल इनकम है उसका 31.3% हम सेव कर रहे हैं, और उस सेविंग्स को हमें बैंक में डिपॉजिट करवाना होता है, और बैंक उसको क्या करता है, आगे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लेंड कर देता है, और बिजनेस उसी मनी को यूज करते हुए न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, और एम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है।
सो इट मीन्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है किसी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। सेविंग्स तो इंक्रीज हुई थी, साथ में इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुई है। ये पहले 9.3% थी। जितनी भी हमारी जीडीपी थी 1951 से 51 में, उसका 9.3% हम इन्वेस्ट करते थे 50 से 51 के बीच में, लेकिन अब ये इंक्रीज होके कितनी हो चुकी है 32.3%। सो ये डिफरेंस आप देख सकते हो कितना बड़ा जंप किया है इंडिया ने इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग भी। 2017 एंड 18 में अब ये इंक्रीज होके 32.3% हो चुकी है, 32.3% ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। सो हमने ये डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर 72% एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो एग्रीकल्चर सिर्फ 50% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की ग्रोथ के लिए, इंडिया की जीडीपी के लिए। सो इसलिए एग्रीकल्चर में भी कुछ चेंजेस लेकर आना जरूरी थे, और एग्रीकल्चर में बेसिकली 2 चेंजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट क्या था, इंस्टीट्यूशनल चेंज यानी लैंड रिफॉर्म। पहले जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, ओनर कोई और होता था और फार्मर कोई और होता था। सो इस सिस्टम को चेंज किया गया। अबोलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, इसमें जो इंटरमीडिएरीज थे, जो मिडल मैन थे, उनको इरेज कर दिया गया। अब रियल ओनर्स ही फार्मर्स होते हैं। अगर किसी केस में रियल ओनर फार्मर नहीं है, इन दैट केस वहां पर रेंट मॉडर्नाइजेशन और रेगुलराइजेशन किया गया, यानी रेंट डिसाइड कर दिया गया कि कितना रेंट पे करना है लैंड को यूज करने के लिए। सिंपल है, पहले क्या होता था, लैंड जमींदार का होता था, वो फार्मर को लेंड कर देता था और फार्मर को सिर्फ उसकी सब्सिस्टेंस के लिए, फैमिली यूज के लिए ही अमाउंट पे करता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, अगर लैंड किसी और पर्सन का है, ओनर कोई और है और फार्मर कोई और है, इन दैट केस रेंट डिसाइड कर दिया जाएगा, मॉडर्नाइज कर दिया गया इसको और रेगुलराइज कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिमाइजिंग द साइज ऑफ लैंड बाय कंसोलिडेशन। अब ये भी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में एग्रीकल्चर के ऊपर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो लैंड थे वो डिफरेंट लोकेलिटीज में अवेलेबल थे और लैंड का जो साइज था वो स्मॉल था। सो इस प्रॉब्लम को इरेज करने के लिए, दूर करने के लिए क्या किया गया, साइज को ऑप्टिमाइज किया गया बाय कंसोलिडेशन, यानी जो छोटे छोटे लैंड है जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज में थे उनको अटैच कर दिया गया। कैसे, जैसे मान लीजिए ये किसी एक ए पर्सन का लैंड है और ये उसके साथ किसी बी पर्सन का लैंड है। ए पर्सन का लैंड यहां पर भी अवेलेबल है। सो ए के पास 2 लैंड्स हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। सो इसमें कंसोलिडेशन की गई। इट मींस बी को कह दिया गया कि आप ये लैंड यूज कर लो, जितनी भी अरेंजमेंट उन्होंने करनी थी, जितनी भी बैलेंस पेमेंट करनी थी वो करने के बाद, और ए को ये लैंड प्रोवाइड कर दिया गया। इट मींस अब ए के पास ये ज्वाइंट 2 लैंड हो चुके हैं, जिसके ऊपर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब उसकी लैंड का साइज इंक्रीज हो चुका है। सो किसी तरह कोलैबोरेशन की गई, कंसोलिडेशन किया गया, ताकि साइज को इंक्रीज किया जा सके और एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की जा सके। सो ऐसे ही एग्रीकल्चर में ही सेकेंड अचीवमेंट हमें क्या मिली, चेंज इन टेक्नोलॉजी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। हमारी टेक्नोलॉजी जो कि ओल्ड हो चुकी थी उसको इंप्रूव किया गया। कैसे इंप्रूव किया गया, न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज की गई और हाई यील्ड सीड्स, ऐसे बीज यूज किए गए जो कि हैवी प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं फार्मर्स को। सो एग्रीकल्चर में 2 इंप्रूवमेंट्स की गई थी, फर्स्ट लैंड रिफॉर्म और सेकंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सो फर्स्ट चैप्टर में हमने ये रीड किया था कि बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल के कारण इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा था। इंडिया में बेसिक गुड्स इंडस्ट्री भी नहीं थी, हैवी इंडस्ट्रीज भी नहीं थी और कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री भी अवेलेबल नहीं थी। सो इसलिए इकोनॉमिक प्लानिंग करते हुए इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया और जिसका बेनिफिट भी रिसीव हुआ। इकोनॉमिक प्लानिंग गिव्स a great push to the basic as well as heavy industries for the growth of our economy. इकोनॉमिक प्लानिंग ने एक ग्रेट पुश दिया, जिसकी वजह से हमारी बेसिक एज वेल एज हैवी इंडस्ट्री दोनों ही ग्रो कर पाई। और अगर किसी भी सेक्टर में, किसी भी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करता है तो वहां की इकोनॉमी भी ग्रो करती है।
सो इंडस्ट्री को ग्रो भी किया गया और डाइवर्सिफिकेशन यानी उसमें चेंजेस भी किए गए, और इसको प्रूव करने के लिए आपको डाटा प्रेजेंट करना होगा। यहां पर हमें कह रहे हैं ड्यूरिंग प्लानिंग द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज बीन अराउंड 7% पर एनम। सो जब हमने प्लानिंग स्टार्ट की थी तब हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट कितनी हो चुकी थी? अराउंड 7%। मीन्स एग्जैक्टली 7% नहीं थी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 7% हो चुकी थी। और 11th प्लान में ये इंक्रीज होकर कितनी हो चुकी थी? 7.2% पर एनम। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कुछ प्लानिंग ईयर्स ऐसे भी थे जिसमें हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट डिक्रीज भी हुई थी, लेकिन फिर वहीं पर यहां पर मैं वही कहूंगा कि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, इकोनॉमी में चेंजेस आते रहते हैं किसी भी रीजन के कारण। लेकिन राइट नाउ आपको यही शो करना है कि इंडिया की इंडस्ट्री एज कंपेयर टू बिफोर प्लानिंग इंप्रूव हुई है। प्लानिंग करने की वजह से ये इंप्रूव हुई है। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज आउट परफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी। जो इंडिया की कंज्यूमर गुड्स थी उनकी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी थी एज कंपेयर टू कैपिटल गुड्स। और कंज्यूमर गुड्स कुछ ऐसे भी थे जो हम वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते थे, दूसरी कंट्रीज को सेल करते थे, और इसकी वजह से इंडिया इज द 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो राइट नाउ इंडिया जो है वो 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। सो ये थी हमारी सक्सेस इंडस्ट्री को लेकर। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर था। रेल लाइंस, रोड्स, सी पोर्ट्स और इंटरनेशनल जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की गई थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिट के लिए की थी, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं की थी ताकि उसको इंडियन इकोनॉमी के लिए यूज ना किया जा सके। लेकिन आफ्टर प्लानिंग इंडिया ने बहुत सारे ऐसे लॉन्च किए प्लान्स जिसकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो कर पाया। सो अगर हम इसको डिस्कस करें तो फर्स्ट हमारे पास आता है इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। इंडिया का जो रेल नेटवर्क है जो कि 56,000 के करीब था, 56,000 किलोमीटर्स, अब वो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क बन चुका है। कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2300 मेगावाट इन 1950 to 1951 to 3,56,818 मेगावाट्स। सो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है उसकी जो जनरेशन है, जो कैपेसिटी है, वो भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुई है। सो ये पहले 2300 मेगावाट थी 1951 में, और अब ये इंक्रीज होकर कितनी हो चुकी है? 3,56,818। लास्ट हमारे पास आता है रिवोल्यूशनरी ग्रोथ इन आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर मींस जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो सर्विस सेक्टर में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इंक्लूड किया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन जो प्रोवाइड करता है हमें। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है 7th पॉइंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहां पर क्या होता है? हेल्थ फैसिलिटी एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। सो अब हमें ये डिस्कस करना है क्या हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटी में कोई चेंजेस आए थे? क्या इकोनॉमिक प्लानिंग करने की वजह से हमारी हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशनल फैसिलिटी इंप्रूव हो पाई थी? सो इसका आंसर है यस। इंडिया में हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था, बहुत अच्छी हुई थी। इसको प्रूव करने के लिए हमें डाटा प्रेजेंट करना होगा। सिंपल है, इंडिया में जो डेथ रेट है जो कि बिफोर इंडिपेंडेंस 40 था, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में ये 27 हो चुका था, अब वो कितना हो चुका है? 6.3। इट मीन्स इंडिया में जो डेथ रेट है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है, जो हमें क्या शो करती है? हेल्थ फैसिलिटी। इट मीन्स इंडिया में हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हो चुकी है एज कंपेयर टू 1951। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 32 in 1951 to 69.4 years in 2018. So on an average एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती थी? वो कितने ईयर्स के लिए जीवित रह सकता था? वो कितनी थी? 32 ईयर्स 1951 में। लेकिन अब वो इंप्रूव होके कितनी हो चुकी है? 69.4 ईयर्स। इट मीन्स ऑन एन एवरेज एक पर्सन की लाइफ नियर अबाउट 70 ईयर्स हो चुकी है, जो कि क्या शो करती है कि अब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंप्रूव कर चुके हैं, हमारी हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हो चुकी है और हमने काफी ज्यादा अच्छे से इंप्रूव की है। ऐसे ही हमने एजुकेशनल सेक्टर में भी काफी इंप्रूव किया है।
एजुकेशनल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स 3 टाइम्स इंक्रीज हो चुके हैं एज कंपेयर टू 1951। इट मीन्स आज के टाइम पर 3 गुना ज़्यादा इंडिविजुअल्स, 3 गुना ज़्यादा स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स 5 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। सो एजुकेशनल फैसिलिटीज ऑल्सो इंप्रूव्ड एज 3 times more students are going to school and 5 times more students are going colleges as compared to prior independence. नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट। अब किसी भी इकोनॉमी को ग्रो तभी किया जा सकता है अगर उस इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाएं। सो इंडिया में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे। हालांकि जो टारगेट रखा गया था उसको हम अचीव नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई थी, जिसका मेन रीजन क्या था? इकोनॉमिक प्लानिंग। सो इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से हमें नेक्स्ट अचीवमेंट क्या मिली थी? नेक्स्ट हमारा सक्सेस क्या था? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। सो यहां पर हमें कह रहे हैं गवर्नमेंट हैज लॉन्च डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट प्लान्स एंड प्रोग्राम्स और स्कीम्स लॉन्च की गई थी। एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस टू 5.6% in 2011 and 12 as compared to 8.3% in 2004 and 5. सो यहां पर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। क्लैरिफाई कर लीजिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8.3% था, यानी 8.3% ऐसे वर्कर्स थे, ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही थी। लेकिन 2011-12 में ये डिक्रीज होकर कितनी हो चुकी है? 5.6%। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं गवर्नमेंट फिक्स द टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 50 मिलियन अपॉर्चुनिटीज इन 12th 5-year प्लान। सो ये एक टारगेट रखा गया है कि 12th 5-year प्लान में एटलीस्ट 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमने क्रिएट करनी है। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये एक अचीवमेंट थी इकोनॉमिक प्लानिंग की कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा था। 8.3% से वो कितना हो चुका है? 5.6%। ऐसे ही 9th हमारे पास आता है इंटरनेशनल ट्रेड। सो इसके बारे में भी हमें पता है कि बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारण हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो टोटली एक्सप्लॉइट हो चुका था। लेकिन आफ्टर प्लानिंग इंडिया ने ग्रो किया और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के बाद ऐसी कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर की गई जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है। सो जिसकी वजह से इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी इंटरनेशनल ट्रेड इंप्रूव हो सका। सो यहां पर हमें कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 972 crores in 1948 to 49 to 59,02,036 crores in 2018 and 19। सो जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो पहले सिर्फ 792 करोड़ था। कौन से ईयर में? 48 to 49 में। अब ये कितना हो चुका है? 59,02,036 करोड़ in 2018 and 19। Now the pattern of import and export is revised। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का पैटर्न था वो रिवाइज हो चुका है। पहले इंडिया किस पर्पस के लिए जाना चाहता था? एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया एक्सपोर्ट के लिए जाना चाहता था, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और इंपोर्ट के लिए जाना जाता था, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अब आपको इसके बारे में पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज अप्लाई की थी जिसकी वजह से वो इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर देते थे और इंडिया में इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स। ये जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका था। अब इंडिया एक्सपोर्ट करता था फिनिश गुड्स की मार्केट में। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इंडिया इज एक्सपोर्टिंग फॉर डिफरेंट कमोडिटीज विच इंक्लूड्स इंजीनियरिंग गुड्स। अब इंडिया जो है वो डिफरेंट कमोडिटीज एक्सपोर्ट करता था डिफरेंट कंट्रीज को, जिसमें कि इंजीनियरिंग गुड्स भी इंक्लूड की जाती थी, जो कि इंडिया में पहले हम इंपोर्ट करते थे क्योंकि इंडिया में इंजीनियरिंग टाइप ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ही नहीं होती थी। लेकिन अब आफ्टर इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया इतना डेवलप कर चुका है कि इंडिया डिफरेंट कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करता ही है, साथ में इंजीनियरिंग गुड्स भी एक्सपोर्ट करता है। एट लास्ट, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट 5-year plan is helpful for the Indian economy after independence to show a significant growth. So overall हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो 5 years प्लान लॉन्च किए गए थे उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिला इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। पॉजिटिव चेंजेस
हैव बीन नोटिस्ड इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, सभी में पॉजिटिव चेंजेस रिकॉर्ड किए गए थे, जो कि शो कर रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी बन चुके। सो लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है फेल्यूर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अब इसमें हमें यह डिस्कस करना है वो कौन से ग्राउंड थे जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग एक तरह से फेल्यूर थी। सो फर्स्ट हमारे पास आता है हाई रेट ऑफ पॉवर्टी। यहां पर हमें पता होना चाहिए एक इकोनॉमी जितना मर्जी ग्रो कर ले, अगर उस इकोनॉमी में ऐसे इंडिविजुअल्स रहते हैं, ऐसी पॉपुलेशन है जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जो कि पुअर है और वो अपनी बेसिक नीड भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, तो उस इकोनॉमी को हम ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं कह सकते, क्योंकि वो उस इकोनॉमी का फेल्यूर है कि वो अपनी इंडिविजुअल्स को, अपने पीपल्स को नेसेसिटीज भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही। सो यहां पर हमें कह रहे हैं डिक्रीजिंग द पॉवर्टी रेट वॉज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। सो इंडिया में जब प्लानिंग स्टार्ट की गई थी तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया में पॉवर्टी रेट को डिक्रीज किया जाए। लेकिन एट प्रेजेंट इंडिया में जो पॉवर्टी रेट है वो है 21.9%। इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 22% पॉपुलेशन ऐसी है जो पुअर है, जो अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई नहीं कर सकती, जो अपनी नेसेसिटीज को फुलफिल भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं नियरली 50% ऑफ दोज हु आर पुअर इन दी वर्ल्ड आर लिविंग इन इंडिया। यहां पर हमें कह रहे हैं वर्ल्ड में जितनी भी पुअर पॉपुलेशन है उसका 50% यानी मोर देन हाफ इंडिया में ही रहते हैं। इट मीन्स इंडिया में जो पॉवर्टी रेट है वो काफी हाई है, जो कि मेन फेल्यूर था इंडिया में प्लानिंग का। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इट मीन्स इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट था वो काफी ज्यादा हाई हो चुका था। इन्फ्लेशन रेट का मतलब यहां पर क्या होता है, महंगाई दर। इंडिया की प्लानिंग कमीशन कंट्रोल कर रही थी कि इंडिया की जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जा सके, लेकिन वो कंट्रोल नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से डायरेक्ट इंपैक्ट क्या पड़ रहा था, इंडिया में जो पीपल्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी रियल इनकम डिक्रीज हो रही थी। कैसे डिक्रीज हो रही थी? सिंपल है, अगर आपकी 100 रुपीज इनकम है और आप 20 रुपीज पर केजी एप्पल परचेज करते हो, तो इन हैंड इनकम आपके पास कितनी रह गई? 80 रुपीज। अगर इन्फ्लेशन हो जाएगी, वही एप्पल पर केजी अगर आपको 40 रुपीज के मिलेंगे, तो इन हैंड इनकम, रियल इनकम आपके पास कितनी आएगी? 60 रुपीज। सो इट मीन्स महंगाई का सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा था? इंडिविजुअल्स की रियल इनकम्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। सो अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि इंडिया में प्लानिंग कमीशन का मेन मोटिव क्या था? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। प्लानिंग कमीशन ने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी की थी और जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो चुका था। 8.3% से ये डिक्रीज होके 5.6% तक आ चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस था। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो अनएम्प्लॉयड थे। सो यहां पर हमें कह रहे हैं दो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड बट नॉट एबल टू प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट। हालांकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड हैज बीन इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। वो पर्सन्स जो अनएम्प्लॉयड थे उनका नंबर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था। ड्यूरिंग फर्स्ट प्लान इट वॉज 53 लाख, 11th प्लान 4 करोड़, इन मार्च 2016 इट वॉज 4.35 करोड़। सो ये हमारे पास डाटा है जो शो करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। सो ऐसे ही फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अभी हमने ये सक्सेस में डिस्कस किया था कि इंडिया ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की हैं, लेकिन जो टारगेट्स सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पाए। आपको ये पता होगा कि हर एक 5 ईयर प्लान में कुछ टारगेट्स सेट किए जाते हैं। अगर हम अपने उन टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं तभी हम अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग को सक्सेसफुल मान सकते हैं। ऑल्दो हमने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया था, बहुत ज्यादा ग्रो किया था, लेकिन इतना नहीं कि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाते। सो इट मीन्स इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ था। ग्रोथ तो हुई थी लेकिन इनएडुकेट थी, सफिशिएंट नहीं थी। जितनी होनी चाहिए उतनी हम ग्रोथ नहीं कर पाए थे।
सो यहां पर हमें कह रहे हैं इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, India was not able to develop the infrastructure according to their targets. So India में इतनी देर प्लानिंग करने के बाद भी, so many years बीत चुके हैं प्लानिंग करते हुए, लेकिन फिर भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए। लास्ट में हमारे पास आता है स्कीड डिस्ट्रीब्यूशन। स्कीड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि इक्वालिटी नहीं क्रिएट की जा सकी। इंडिया में जब इकोनॉमिक प्लानिंग की गई थी तो उसका मेन मोटिव क्या था कि इकोनॉमी में इक्वालिटी क्रिएट की जा सके, ताकि जो रिचर सेक्शन है वो ज्यादा रिच ना हो पाए और जो पुअर सेक्शन है वो ज्यादा पुअर ना हो पाए। इक्वालिटी क्रिएट करनी थी, लेकिन उसको हम अचीव नहीं कर पाए। ये सबसे ज्यादा बड़ा फेल्यूर था। सो यहां पर हमें कह रहे हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज नॉट इक्वल। यहां पर इनकम और वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हम नहीं कर पाए। रिचर्स आर गेटिंग रिच एंड पुअरर्स आर गेटिंग मोर पुअर। जो अमीर लोग हैं वो और ज्यादा अमीर हुई जा रहे हैं और जो पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं वो और भी ज्यादा पुअर होने जा रहे हैं। ऑल दिस लीड टू क्रिएशन ऑफ रिजर्वेशन इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी। सो इसी की वजह से हमें रिजर्वेशन क्रिएट करनी पड़ती है जो कि पुअर सेक्शन को बिलोंग करते हैं। सो ओवरऑल अगर कहा जाए, in conclusion, we can say that there is a failure of implementation and enforcement of planning in India due to inefficient administration, dishonesty and red tapeism. So India में प्लानिंग की गई, टारगेट्स भी बनाए गए, प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए, फॉर्मुलेशंस भी की गई, लेकिन जब उनको इंप्लीमेंट करने का समय आया, जब उनको इन्फोर्समेंट करना था, अप्लाई करना था, तब ये जमीन पर नहीं उतर सका। सो यही एक मेन रीजन था, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिसऑनेस्ट पर्संस और रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब यहां पर है करप्शन। सो इसकी वजह से हमारी जो इंप्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट थी प्लानिंग को लेकर वो नहीं हो पाई, और जिसकी वजह से हम 5 फेल्यूर्स फेस कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या था? हाई रेट ऑफ पॉवर्टी, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट में स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये थी हमारी 5 इयर्स प्लानिंग इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट्स को लेकर लास्ट वीडियो, जिसमें ये चैप्टर हमारा कवर हो चुका है। अगर कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।